बैक टू माय क्लास ऑफ जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन। स्टूडेंट हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बनाया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखें, आपको पसंद आएगा। आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा इंडिया के साइज के बारे में और उसके लोकेशन के बारे में कि इंडिया का साइज क्या है वर्ल्ड की अपेक्षा और इसका लोकेशन कहां है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया की वर्ल्ड से कनेक्टिविटी कैसी है। ठीक है, किस तरीके से इंडिया का लोकेशन जो है वो वर्ल्ड से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ये चीजें हम लोग इसमें डिस्क्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अगर आप इंडियन लैंड मास को देखें तो उसका लोकेशन जो है वो कैसा लोकेशन है? एक सेंट्रल लोकेशन है, द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा एशिया है। ठीक है, एज्यूम कीजिए कि पूरा एशिया है जिसमें आपकी भारत जो है वो यहां एग्जिस्ट करती है। मतलब ईस्ट कहने का मतलब कि ईस्टर्न एशिया से ये आपका वेस्टर्न एशिया होगा, ये आपका ईस्टर्न एशिया होगा, ये आपका नॉर्दर्न, ये आपका सदर्न। तो ऐसे समझिए कि आपका जो इंडिया का लोकेशन है वो वेस्ट और ईस्ट से कहां है? एकदम ठीक बीच में है। मतलब ईस्ट से इधर और वेस्ट से इधर। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल लोकेशन बताता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। मतलब वेस्टर्न एशियन कंट्रीज और ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के बीच में हमारा इंडिया जो है वो क्या करता है? लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट? कह रहा है कि इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। बिल्कुल बात सही है। अगर आप एशियन कॉन्टिनेंट को देखें, क्योंकि मैंने आपके सामने एक assumption के लिए बनाया ये फिगर, अगर आप एशियन कॉन्टिनेंट को देखें तो इस एशियन कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया जो है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन में है। मतलब कहां है? साउथ साइड में है। एक तो लोकेशन आपका कहां हो गया? एकदम बीच में, और दूसरा आपका कहां है? साउथ साइड में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, वेरी नाइस। आपका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। बिल्कुल बात सही है। जो इंडिया का लोकेशन है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे बनता है? क्योंकि ये इंडिया जो है, जो हमारा इंडियन जो मौजूद है, हमारा जो इंडिया है, इसके नीचे जो आपका ओशियन है, इंडियन ओशियन, वो आपको डिफरेंट जो कंट्रीज है, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो आपके अफ्रीकन कंट्रीज हो, उन सब चीजों से आपको कनेक्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप जरा ऑब्जर्व कीजिए इंडिया के मैप को जो आपके सामने बनाया गया है। आपको इंडिया के इस साइड में आपको क्या दिखाई देगा? बे ऑफ बंगाल, और यहां पे आपको कौन सा वाटर बॉडी है? आपका अरेबियन सी। आप देखिए इंडिया के इस कोस्टल एरिया से आप इधर जो भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं, है ना, जो भी आपके वेस्टर्न, आपके चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे आपके एशियन वेस्टर्न कंट्रीज हो, आप आसानी से जा सकते हैं। आपका जो यहां से भी बंगाल है ईस्टर्न साइड से, आप आसानी से इधर के ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के पास आप जा सकते हैं आराम से। तो वही बात करेंगे, जो इंडियन ओशियन का जो रूट है वो क्या करता है? दूसरे कंट्रियों से, चाहे वो ईस्ट एशिया हो चाहे वो वेस्ट एशिया हो, उसमें एक आपको बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। बिल्कुल बात सही है। तो डेक्कन पेनिनसुला जो है वो इंडियन ओशन में प्रोट्रूड होता है। तो पहले आप समझते हैं कि मैं पेनिनसुला किसे कहते हैं। ठीक है, अब इस इंडिया को मैप को देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि इस साइड में आपका अरेबियन सी है, इस साइड में आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपका कौन सा वाटर बॉडी है? इंडियन ओशन है। ठीक है, तो जो लैंड मास तीनों साइड से, है ना, जो लैंड मास आपके तीनों साइड से वाटर से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर। ठीक है, पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया का जो ये लैंड मास है ना, जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका डेक्कन पेनिनसुला कहलाता है। मतलब यहां से लेकर, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, यहां से लेकर नीचे तक सारा आपका पेनिनसुला है, क्योंकि ये पूरा वाटर से चारों तरफ से क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। अब इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पेनिनसुला के बारे में स्पेशली पढ़ना है। मैं थोड़ा सा आपको यहां समझा देता हूं कि इसके ऊपर आपका सेंट्रल हाईलैंड है। सेंट्रल हाईलैंड किसके ऊपर? आपका नर्मदा रिवर के ऊपर। यहां से आपकी नर्मदा रिवर जो है वो क्रॉस करती है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर जो है वो आपका क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है। और नर्मदा रिवर के नीचे आपका सतपुरा रेंज होता है। तो सतपुरा रेंज से लेकर नीचे तक आपका क्या है? डेक्कन प्लेटू है। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। तो ये जो आपका डेक्कन प्लेटू है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको इंडियन ओशन में से धंसता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये इंडियन ओशन में क्या हो रहा है? अंदर की ओर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही बात बता रहा है कि डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। तो ऊपर सेंट्रल हाईलैंड, नीचे का डेक्कन प्लेटू। तो ये क्या हो रहा है? आपके इंडियन ओशन में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? कोस्टल एरिया हेल्प्स टू एस्टैब्लिश क्लोज कांटेक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। बिल्कुल बात सही है। आप देखिए, अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो ये आपका वेस्टर्न कोस्टल एरिया हो गया और ये आपका पूरा ईस्टर्न कोस्टल एरिया हो गया।
तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया और ईस्टर्न कोस्टल एरिया ये दोनों जो हैं, ये दोनों की तरफ से आपके जो रूट्स है, सी रूट्स हैं, वो आपके डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है ना। यहां से आप आसानी से यूरोपियन कंट्रीज जा सकते हैं, आप वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में जा सकते हैं, यहां से आप आसानी से ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में आप जा सकते हैं। तो ये आपको कौन सा सी रूट प्रोवाइड करता है, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। बात बिल्कुल सही है, कह रहा है कि जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, ये अकेला एक ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा बाकी जितने भी ओशन है वो किसी कंट्री के नाम पर नहीं पड़े हैं। हाँ, आपके सी जो होते हैं वो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, जैसे मान लीजिए कि आपका अरेबियन सी, तो अरब कंट्रीज के नाम पर आपको अरेबियन सी कहा गया है, इधर आपका अरब कंट्रीज है। चाइनीज सी है आपके यहाँ पर, तो चाइना कंट्री के नाम पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन ओशियन कोई ऐसा नहीं है, तो सिर्फ इंडियन ओशियन ही क्यों जो इंडिया के नाम पर ऐसा पड़ा है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूं। आप देखिए, सबसे पहली बात, पहला पॉइंट जो है वो क्या है, इंडियन ओशन को आप ऑब्जर्व कीजिए, आपका इंडियन ओशन नीचे है, ठीक है, जो इधर बे ऑफ बंगाल है और जो अरेबियन सी, ये भी आपका इंडियन ओशन के अंदर ही अवेलेबल है। तो इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री का बाउंड्री है या किसी कंट्री का लैंडमास है, तो वो किसका है, इंडिया का। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। मतलब यहां पे आपकी जो भी कंट्रीज हैं, चाहे आपके वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हो, चाहे आपके ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हो, चाहे आपका नीचे साउथ ईस्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, ठीक है, जो कि काफी दूर इक्वेटर के नीचे है, वो भी आपके कुछ पार्ट जो होते हैं उसको इंडियन ओशन को टच करता है, आपका वेस्टर्न साइड उसका इंडियन ओशन को टच करता है, आपका अफ्रीका को देख लीजिए, मेडागास्कर को देख लीजिए, वो भी टच करता है। लेकिन इंडिया की तरह इतनी बड़ी बॉडी किसी भी कोई भी कंट्री की बॉडी जो है वो इंडियन ओशन को टच नहीं करती है। तो ये पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जस्टिफाई करेगा कि क्यों इंडिया जो है, इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के नाम पर पड़ा, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। आप देखिए पिछले कई वर्षों से, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, आप देखिए उठाकर इतिहास उठाकर पढ़ेंगे, हिस्ट्री उठाकर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको क्या समझ में आएगा स्टूडेंट, कि उस समय से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो यूरोपियन कंट्रीज के थे, अफ्रीकन कंट्रीज के थे, अमेरिकन कंट्रीज के थे, वो सारे के सारे भारत में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें थी एज अ रॉ मटेरियल जो बहुत एक्सपेंसिव थी हमारे यहाँ, और दूसरे कंट्री में उसका कीमत बहुत ज्यादा था, हमारे यहाँ काफी कम रेटों में अवेलेबल थी। तो ट्रेड को इन्फ्लुएंस करने के लिए फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, ठीक है, तो वो आए तो वो इसी इंडियन ओशियन के रूट से ही आए, उस समय इसी ओशियन के रूट से ही आए, और कहां आ रहे थे, इंडिया में। तो उसके कारण भी इस ओशियन का नाम क्या पड़ा, इंडियन ओशियन पड़ा, जो कि सबसे मुख्य बात है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के ऊपर पड़ा, ठीक है। चलिए अब हम इसको रब कर लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा हमारा इंडियन नेबर्स के बारे में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। चलिए इसको रब कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इंडिया एंड नेबर्स टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। अब आप इंडिया के मैप को ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके घर पे भी मैप होगा तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी टॉपिक होने वाला है। क्या पॉइंट कह रहा है, कह रहा है कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। चलिए अगर आप मैप पे देखें ध्यान से, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, ठीक है स्टूडेंट। मतलब क्या कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिखाई देगा। तो आप देखिए ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट हिस्सा हो गया, है ना, नॉर्थ वेस्ट हिस्सा हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट में आपको कौन कौन सी कंट्री है जो इंडिया के नेबर में आती है, पड़ोसी राष्ट्र है, वो आपका क्या है, एक तो पाकिस्तान, आप बड़ी बात जानते हैं, ये पूरा पाकिस्तान हो गया, है ना, और इसके ऊपर आपका क्या मिल जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट में हमारा कंट्री है, और इसका भी बॉर्डर हमारे कंट्री से क्या होता है, टच करता है। उसके बाद आपका है चाइना एंड नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। और अगर हम नॉर्थ साइड में देखें, आप देखिए नॉर्थ साइड में आपको यहाँ पर तिब्बत मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, नेपाल, यहाँ पे आपका हो जाएगा भूटान, ऊपर क्या है आपका, चाइना, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो आपका चाइना हो गया, ठीक है, चाइना, नेपाल और भूटान जो है आपका नॉर्थ साइड में आपका जो बॉर्डर शेयर करता है वो किससे शेयर करता है, हमारे इंडिया कंट्री से करता है, ये हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है जी म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट। और अगर हम अपने ईस्ट में देखें, ईस्ट साइड में, तो हमारा यहां पर कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश, और यहां पर हमारी कौन सी कंट्री है, म्यांमार। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप लोग, इस साइड में हमारा यहां पर है म्यांमार, और यहां पर हमारी कौन सी कंट्री, जिसको मैंने नीचे लिखा है बांग्लादेश, ठीक है, तो हमारे इस साइड में। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारी कंट्री का जो पड़ोसी राष्ट्र है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आपसे जनरली एनटीएसी में या ओलंपियाड के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उनका यहां पे क्वेश्चन क्या एक्स्ट्रा बन सकता है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होता है। बेसिकली क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसको हम सैंडविच स्टेट के नाम से जानते हैं,
इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको हम सैंडविच स्टेट के नाम से जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है? वैसे मैं आपको बता देता हूं, आप जरा देखिए भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको हम सैंडविच कह सकते हैं, ठीक है? तो देखिए यहां पर हमारा एक स्टेट है सिक्किम। यहां पर कौन सा स्टेट है स्टूडेंट? सिक्किम। सिक्किम के इधर में भूटान है ना? सिक्किम के ईस्ट में कौन सी कंट्री है? भूटान है। और वेस्ट में कौन सी कंट्री है? बिल्कुल सही, नेपाल है। तो नेपाल और भूटान के बीच में हमारा कौन सा स्टेट आता है? सिक्किम, ठीक है? तो देख रहे हो ना, सैंडविच की तरह हो गया, तो इसलिए इसको हम सैंडविच स्टेट के नाम से भी जानते हैं। वेरी नाइस। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनटीएससी ओलंपियाड में पूछा जा सकता है कि कोई भी स्टेट के बारे में पूछ देगा। जैसे मान लीजिए कि आप बताइए कि बांग्लादेश जो है वो हमारे इंडिया का कितना बॉर्डर जो है शेयर करता है, कितना किलोमीटर तक इंडिया को बॉर्डर को शेयर करता है बांग्लादेश, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश जो है वो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया के स्टेट से या फिर इंडिया के बॉर्डर से कौन सी कंट्री जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है? तो उसका भी आंसर आपका क्या होगा? बांग्लादेश। और कितना शेयर करती है? 4096 किलोमीटर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आप कमेंट में मेंशन करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है, कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है? तो आपको क्या करना है, वहां पर आप गूगल कीजिए आसानी से और वहां पर आप मेंशन कीजिए, अगर आप पढ़ें या फिर कहीं से भी जरूर आप उसको क्या कीजिए, आंसर कीजिए। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि जो हमारी ये नेबर कंट्रीज हैं या फिर जो भी हमने इंडिया और वर्ल्ड के टॉपिक को डिस्कस किया, उसमें हमने एक्चुअली क्या ऑब्जर्व किया है? उससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से हमारी कंट्री का जो है वो ट्रेड बढ़ा है दूसरे कंट्री से, है ना? जो आपके पड़ोसी राष्ट्र हैं उससे हमारा क्या एक्सचेंज हुआ है? ट्रेड एक्सचेंज। हमने हेल्थ एक्सचेंज किया है। हेल्थ कहने का मतलब कि जैसे आप देखिए कि किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर जो चीजें हेल्थ को लेके बढ़ाई जाती हैं वो हमारी कंट्री में भी उसका इन्फ्लुएंस होता है, हम भी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना? फूड एक्सचेंज हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर में देखिए, जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इडली डोसा पसंद करते होंगे। ऑब्वियसली बहुत लोगों के घर में बनता है ना? लेकिन वो तो साउथ इंडियन फूड है। तो वो कैसे होता है? जब हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तब जाके हम फूड एक्सचेंज करते हैं ना, अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, हम अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, अपने कल्चर, अपना ट्रेडिशन एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरीके से हमने वर्ल्ड लेवल पर अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को एक्सचेंज किया है और दूसरे कंट्रीज के भी आइडियाज और थॉट्स को हमने एक्सचेंज किया है, फूड एक्सचेंज किए हैं, हमने वैरायटीज ऑफ चीजें एक्सचेंज की हैं, हमने एजुकेशन के मामले में बहुत काफी चीजें सीखी हैं फॉरेन कंट्रीज से, उन्होंने भी हमारी काफी चीजें सीखी, हमसे सीखी हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल बना है और हमारा लोकेशन जो है वो इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहा है, ट्रेड को इन्फ्लुएंस करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहा है, ठीक है? एक लास्ट टॉपिक है आपका इसमें पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि आवर सदर्न नेबर्स across the sea consist of the two islands श्रीलंका एंड मालदीव्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छूट रहा था, मैं आपको समझा देता हूं। कह रहा है कि अगर हम अपने सदर्न नेबर्स की बात करें, देखिए सदर्न नेबर्स में मतलब नीचे की बात करें तो आप दो, देखिए आपके सामने दो आइलैंड कंट्रीज है, एक श्रीलंका और एक मालदीव्स। यहां पर तो आपका श्रीलंका है जो हमारा सदर्न नेबर कंट्री है, ठीक है? और उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? आपको मालदीव्स मिलेगा। मतलब यहां पर आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, और इसके नीचे आपको मिलेगा क्या? आपको इसके नीचे मिल जाएगा आपको मालदीव्स, ठीक है? ये दोनों आइलैंड्स हैं, दोनों आइलैंड कंट्री हैं, ठीक है? तो आप अगर श्रीलंका देखें तो इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए आपको बीच में एक चैनल मिलेगा जिसको हम बोलेंगे पाक स्ट्रेट। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है? और उसके नीचे आपको गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा, यहां पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार और यहां पर आपको पाक स्ट्रेट मिलेगा। देखिए मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, ये हिस्सा जो होगा आपका वो पाक स्ट्रेट होगा जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है ना? और यहां पर आपको क्या मिलेगा? गल्फ ऑफ मन्नार। और नीचे आपको यहां पर क्या मिलेगा? मालदीव्स कंट्री मिलेगी, मालदीव्स आइलैंड कंट्री मिलेगी, और यहां पर आप श्रीलंका। समझ गए? तो ये हमारे सदर्न कंट्रीज हैं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमें मालदीव्स जाना है इंडिया से तो आप लक्षद्वीप आइलैंड से आसानी से जा सकते हैं। आइदर अगर आप तमिलनाडु से निकलना चाहते हैं तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार होकर निकलना होगा। अगर आप श्रीलंका जाना चाहते हैं तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट दोनों को क्रॉस करते हुए श्रीलंका जाना होगा। तो बेसिकली इस तरीके से हमने यहाँ पर भी अपना ट्रेड और अपना कल्चर काफी चीजें इन्फ्लुएंस की हैं, ठीक है? तो आपको अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आपको साइंटिफिक ऐप पे ऑलरेडी इसका ऑडियो लेक्चर्स और स्कूल के साइंटिफिक ऐप पे आपको ऑडियो लेक्चर्स और इसके नोट्स अवेलेबल हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें ज्योग्राफी चैप्टर 2 का आपको थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ना होगा, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलेंगे उसमें, तब तक के लिए जय हिंद।